एक दो साल नहीं बल्कि लगभग लगभग 10 साल। जी हाँ, जिस शख्स का इंटरव्यू आज आपके लिए लेके आया हूँ, उन्होंने लगभग लगभग 10 साल की तैयारी की, वो भी बीटेक करने के बाद। सोच सकते हैं कितनी पेनफुल जर्नी रही होगी। लेकिन जब सफलताओं का सिलसिला शुरू हुआ तो उसने रुकने का नाम नहीं लिया और फाइनली उन्होंने यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम क्लियर किया। पहला एग्ज़ाम टैक्स असिस्टेंट, दूसरा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और तीसरा यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम। तो आज बात करेंगे विशाल हरमलकर से डिटेल में। मेरे साथ है विशाल हरमलकर। विशाल महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और बड़ी लंबी जर्नी रही है इनकी। मतलब इन्होंने तैयारी शुरू की थी 2012 में ग्रेजुएशन के बाद, और जो पहली जॉब मिली लगभग लगभग 10 साल, 2021 दिसंबर में इनकी ज्वाइनिंग टैक्स असिस्टेंट की, इनकम टैक्स असिस्टेंट, और उसके बाद असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की ज्वाइनिंग आने वाली है। उन्होंने क्वालिफाई किया, मतलब 2 एग्ज़ाम्स, 2 नौकरियां हाथ में हैं और अभी यूपीएससी ईपीएफओ का इंटरव्यू दे रहे हैं, वेट कर रहे हैं इसकी ज्वाइनिंग का और इसके सिलेक्शन का। तो जानेंगे विशाल से इनकी पूरी जर्नी। भाई मतलब ये 10 साल का संघर्ष कैसे झेल पाए, क्या इनिशियल प्लान थे, क्या क्या प्लान में बदलाव किया, कितने एग्ज़ाम दिए, कितने एग्ज़ामों में असफल रहे और कैसे इन असफलताओं से जूझते जूझते अब लगातार सफलताओं पे बढ़ते जा रहे हैं। तो विशाल, सबसे पहले आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया सबके सामने आने का। सफ़र की शुरुआत हुई थी 2012 में। जैसे मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी और वैसे ही लगा था कि सिविल सर्विस की पढ़ाई के लिए जाना चाहिए। तो उसके बाद 1.5 साल के बाद जॉब की मैंने टोयो इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड में। अच्छा, और मतलब आप 1.5 साल नौकरी की बीटेक के बाद? यस। कहाँ? कोल इंडिया लिमिटेड? टोयो इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड में मैंने जॉब की। ओके। और उसके बाद लगा कि अभी पढ़ाई करनी चाहिए यूपीएससी की। तो वैसे मैंने पहले 3 अटेम्प्ट दे दिए। तो यूपीएससी की असफलता के बाद सोचा कि और कोई अच्छा ऑप्शन होना चाहिए, तो फिर एसएससी सीजीएल की पढ़ाई शुरू की। अच्छा, मतलब 3 अटेम्प्ट्स आपने दी यूपीएससी, 3 साल ढंग से पढ़ाई की थी एकदम तगड़े से? हाँ, मतलब मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की थी। कुछ कमियां रही होगी तो, लेकिन उसके बाद कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस थे, तो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो पिताजी क्या करते हैं? पिताजी फ़िलहाल तो रिटायर्ड हैं। अच्छा, मतलब जिम्मेदारी तो है। ठीक है, ठीक है। तो फिर यूपीएससी की तैयारी की 3 साल? यस सर, 3 साल और 3 साल 3 अटेम्प्ट्स, यस, 3 अटेम्प्ट्स लगातार असफलताएं? असफलताएं प्रीलिम ही नहीं क्लियर हुए थे। उसके बाद हमने खुद का शॉर्ट एनालिसिस किया कि हमें क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ हैं, हम किसके लिए सूट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फिर प्लान बी का इस्तेमाल किया और एसएससी सीजीएल, क्योंकि मैथ्स काफ़ी दिल के करीब थी, तो सोचा कि इस तरीके से आगे बढ़ा जाए। तो फिर सीजीएल की पढ़ाई की 16 में असफलता मिली, 17 में असफलता मिली। 2 साल असफलता मिली। मतलब फाइनल लिस्ट में पहुंच चुके थे लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। और 18 में फाइनली जॉब मिल गया जो चाहिए था, 2018 के थ्रू। और उसकी ज्वाइनिंग 2021 में आई। हाँ, 21 दिसंबर। एग्जैक्टली। इनकम टैक्स असिस्टेंट। और होम पोस्टिंग मिला। होम पोस्टिंग महाराष्ट्र। यस सर, मुंबई उसकी खुशी अलग है। क्या बात, क्या बात। अभी फिर आपने बताया कि आपका डबलओ का भी एग्ज़ाम क्लियर हो गया, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बन चुके हैं आप। यस सर। तो उसकी पूरी जर्नी फिर कैसे रही, और बीच में पहले ये जानते हैं कि बीच में कितने एग्ज़ाम्स दिए आपने और असफलताओं से जूझते जूझते प्लान सी डी ई वो कितने रहे? जैसे मैं बताऊँ तो तकरीबन कुछ लंबे साल का जो सफ़र चला है, तो मैं उसको ऐसे में मजाक में कहता हूँ कि मैंने उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो पहला होगा मेरा इंस्टेंट टाइम में मैंने यूपीएससी की पढ़ाई की थी, जो 3 अटेम्प्ट दिए थे। उसके बाद मिड लेवल में आ जाओ तो फिर एसएससी की 17-18 की एग्ज़ाम दी थी। लेकिन उसमें भी काफ़ी डिले चल रहा था, काफ़ी सारे कोर्ट केसेस से थोड़ी उम्मीद टूट रही थी कि इतना सब एफर्ट्स डालने के बाद भी सफलता मिलेगी कि नहीं। और उसके बाद ये मिड लेवल टाइम ख़त्म हो गया एसएससी का। फिर कोरोना ने एंट्री ली। ओके। तो हाथ में कुछ जॉब नहीं था, कुछ नहीं था और काफ़ी इनसिक्योरिटी थी। तो सोचा कि और कुछ एग्ज़ाम्स करने चाहिए, मतलब बैकअप क्रिएट करना चाहिए। तो फिर बैंक के भी एग्ज़ाम्स दिए, जैसे नाबार्ड हो, सेबी हो, आरबीआई। तो किसी में सिलेक्शन मिला? सिलेक्शन तो नहीं मिला सर, लेकिन कुछ प्री क्लियर हो रही थी। लेकिन हर एग्ज़ाम की अपनी अपनी डिमांड्स अलग हैं, तो उसके हिसाब से खुद में चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो ये टाइम हो गया मॉडर्न का, जिसमें सारे बैंक के एग्ज़ाम दिए। और अभी फिर पोस्ट मॉडर्न में ईपीएफओ की तैयारी की थी, जिसका भी इंटरव्यू कल है। ओके। तो काफ़ी लंबा सफ़र रहा है, तो इसलिए मैंने उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया। अच्छा,
तो ये रहे सारे एग्ज़ाम्स। पहली सफलता आपको मिली CGL के थ्रू टैक्स असिस्टेंट। यस सर। तो बीच में कभी ऐसा हुआ कि मन किया हो कि यार CHSL भी दे लेते हैं, MTS भी दे लेते हैं, कोई ना कोई जॉब तो एक हाथ में आए, ऐसा लगा था कभी? नहीं, मतलब CGL से नीचे आने का तो मन तो नहीं कर रहा था, मतलब उस स्टैंडर्ड से नीचे नहीं गिरना था। अच्छा। अगर इसमें नहीं होता तो मतलब कई और में खुद को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन कोई ऐसे मतलब नकारात्मक विचारों से खुद को हमेशा दूर रखा है। अच्छे लोग, अच्छे शिक्षक, अच्छी किताबें, अच्छी फिल्में देखी है, तो उसी से हमें खुद को मोटिवेट रखा है। सेल्फ मोटिवेशन इज़ द की, जैसे कहूँगा मैं। तो अब आते हैं कि भाई CGL क्लियर किया आपने, WO की तैयारी की उसमें भी, और EPFO की। तो कैसे तैयारी की थी आपने CGL की, कुछ बताएंगे? CGL में मैंने काफ़ी यूट्यूब से भी काफ़ी सीखा है, काफ़ी कोर्सेज भी परचेस किए थे, और ख़ासकर मैं जिक्र करूँगा सर का, जिन्हों की बदौलत मैं ये WO तक पहुँच पाया। जैसे मैं कह सकता हूँ कि लॉकडाउन का जब पीरियड था ना, तभी काफ़ी इनसिक्योरिटी वाला माहौल था, और मैथ्स और इंग्लिश के जो मार्क्स थे ना, वो काफ़ी साल पढ़ाई के बाद एक सैचुरेशन लेवल बोलते हैं ना वैसे। तो मैंने वहाँ पर एक रिस्क ले ली। जैसे WO के फाइनल मतलब Tier 1 में जो लिस्ट होता है ना, WO का अलग होता है, तो उसमें नाम आने के बाद एक संभावना बन चुकी थी कि अगर इस तरीके से जाए तो शायद सफलता थोड़ी जल्दी मिल जाए। लेकिन उसके लिए WO के सब्जेक्ट की तैयारी करनी चाहिए थी, और मैं था इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाला, तो सारे कॉमर्स वाले टर्मिनोलॉजीज। लेकिन सर ने एक जो कोर्स कंडक्ट किया था उसकी बदौलत मतलब काफ़ी काम आसान हो गया। उस लॉकडाउन के चक्कर में भी घर बैठकर पढ़ाई करना, इतने मुश्किल समय में पढ़ाई करना। तो उसके बाद WO का पेपर भी काफ़ी अच्छा गया, और काफ़ी अच्छी रैंक भी मिली। 143 रैंक आई है मुझे। तो काफ़ी अभी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, काफ़ी प्राउड फील कर रहा हूँ, और सर भी साथ है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो विशाल, ये तो तैयारी की बात हुई थोड़ी सी। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप डेली, जब UPSC की तैयारी कर रहे थे शुरू में तब, और जब आप SSC पे स्विच किया आप तब? जैसे मैं सबको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने जॉब की थी पहले, उसके बाद मैं पढ़ाई कर रहा था। तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो वो एक तरह की जॉब ही थी, लेकिन उसमें सैलरी नहीं मिलती थी। तो मैंने खुद को बता के रखा था कम से कम 9 या 10 घंटे तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे तुम किसी का काम कर रहे हो, मतलब ये काम खुद का ही कर रहे हो, जिसकी सैलरी तुम्हें आज नहीं मिल रही लेकिन जल्दी मिलने वाली, अगर आपने उस काम को ढंग से किया तो तकरीबन 8 या 9 घंटा मैं कह सकता हूँ कि ऑन एन एवरेज डेली पढ़ाई की, चाहे वो UPSC की तैयारी, चाहे SSC, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम की 8-9 घंटे एवरेज पढ़ते रहे आप। यस। कंसिस्टेंसी कितना मेंटेन कर पाए आप? सर मैं वही कहना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। मतलब एक दिन 15 घंटे 20 घंटे कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन वो लगातार पढ़ने के लिए वो आपके पास वो इनर मोटिवेशन होना चाहिए। और एक कंसिस्टेंसी नहीं बरकरार हुई तो फिर वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट और वो सब नकारात्मक विचार भी दिल में काफ़ी ठहराव कर लेते हैं। तो उससे बचने के लिए यही की है कि लगातार कोशिश करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो, है ना? तो जो नए बच्चे हैं उनको आप क्या क्या सजेशन देना चाहोगे? आपने बीच बीच में कुछ गलतियां की हों, या आप देखते हो कि ढेर सारे बच्चे वो गलतियां कर रहे हैं जिससे वो इंटेलिजेंट भी हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहे, वो कौन कौन से कारण हैं? जैसे अभी सर ने कहा कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि जो कुछ इसका प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को एक बार पूरा आप ट्रस्ट करें, उस प्रोसेस के ऊपर पूरा काम करिए। आपसे जहाँ पर जो गलतियाँ हो रही हैं खुद को एक बार करेक्ट करें, किसी का गाइडेंस लें, लेकिन खुद को भी थोड़ा सा समय दे दें कि इस समय में आपको सारी कोशिश करनी, पूरी ताकत लगानी, पूरी जान लगानी है। ऐसा नहीं कि मतलब कोई एक अटेम्प्ट आप हाफ हार्टेड दे रहे हो, दूसरा अटेम्प्ट हाफ हार्टेड दे रहे हो। खुद के लिए कुछ समय निकालिए, और उसमें आप जितनी ताकत है आपकी, जो आप कर सकते हो, सारे रिसोर्सेज लगा सकते हो, सब कुछ लगाइए, उसके बाद सफलता आपकी होगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और पूछूंगा भाई, अब आप जैसे अभी इनकम टैक्स असिस्टेंट वर्किंग है मुंबई में, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? मतलब जॉब नहीं थी तब और जॉब है तब, कितना अंतर आ चुका है ज़िंदगी में और ज़िंदगी की खुशियों में? जैसे मैं कहूँगा कि ये पहले अनएम्प्लॉयमेंट था, तो उसमें से वो उस अन को हटाने के लिए काफ़ी दिक्कत करनी पड़ी। मतलब उसके बाद काफ़ी मुश्किल झेलने के बाद वो अन निकल चुका है, अभी एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है, और होम पोस्टिंग है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी ये WO मिला है तो उसकी खुशी और ज़्यादा है कि मतलब बहुत जल्दी, मतलब मैं कहूँगा कि ऐसा एक तरह का प्रमोशन ही हो चुका है। मतलब 2400 से 4800 ये जो जंप मिली है वो काफ़ी, इसके लिए काफ़ी खुशनसीब समझ रहा हूँ। डबल के अराउंड हो जाएगी, है ना? ऑब्वियसली। तो एक बहुत बड़ा जंप है। तो विशाल, मैं बस यही कहूँगा सभी लोगों से कि भाई पढ़ाई करते रहिए आप लोग, और लगातार पढ़िए, और अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही ईमानदारी से करिए, और नहीं तो तुरंत आज के आज छोड़ के जो भी आप करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसी दिशा में पूरी जिद, पूरी मेहनत, पूरी लगन से बढ़िए। क्योंकि अगर आप थोड़ा भी बीच में असमंजस वाली स्थिति में हैं
तो बहुत मुश्किल होगी। ये तो मेरा सुझाव है। बाकी मैं लास्ट कमेंट चाहूँगा विशाल से कि क्या इनके सजेशंस हैं आपके। वैसे मुझे एक शेर याद आ रहा है कि जैसे सब कुछ जो पढ़ाई करने वाले हैं ना, तो उनको मैं यही कहूँगा कि अगर तुझमें हीरे की सिफ़त है तो रात के अंधेरे में आके मिल। अगर तुझमें हीरे की सिफ़त है तो रात के अंधेरे में आके मिल। सूरज की रोशनी में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। तो आप खूब मेहनत करते रहिए, सफलता जल्द ही आपके कदम चूमेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या बात है। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं। लाते रहेंगे आपके साथ वीडियोस। आपके कोई कमेंट क्वेरीज हों, कुछ पूछना चाहते हो विशाल से, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछें। विशाल से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, वो डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे आपको। थैंक यू।